तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा कि वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे मेन बात तीन चीजें, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने वेक्टर्स पढ़ा और स्केलर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, अगर दोनों वेक्टर हैं या एक स्केलर है या एक वेक्टर है या दोनों स्केलर हैं, तो क्या आप उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में कर सकते हो? क्या दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकती हैं? क्या दो स्केलर क्वांटिटीज हो सकती हैं ये सब? या एक स्केलर हो एक वेक्टर हो तो कौन कौन से फिनोमिनन शो करेगा ये हमें पता होना चाहिए। तो स्केलर्स तो नंबर्स हैं, 5 7 कुछ भी ले लो, दो नंबर्स। तो स्केलर में तो सब कुछ होता है, प्लस भी होता है आपस में, माइनस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। बचपन से यही पढ़ रहे हैं। क्या हुआ, 6 + 3 क्या होता है? 9, 6 - 3 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18, 6 डिवाइड बाई 3 2। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इफ वन क्वांटिटी इज स्केलर एंड वन क्वांटिटी इज वेक्टर, तो आप उन्हें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं, बट स्केलर और वेक्टर आपस में प्लस माइनस नहीं होते। तो ये सारी बातें हमें ध्यान देनी है। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। ध्यान देना, वेक्टर से किसी भी चीज को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। वेक्टर में डायरेक्शन होती है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड बाय डायरेक्शन। तो ये टेबल है हमारा, इस पे फोकस करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। इफ टू क्वांटिटीज आर स्केलर, you can do each and everything, plus minus multiply divide. But if one quantity is scalar and one quantity is vector, so addition and subtraction is not possible. Multiplication is possible. Vector divided by scalar, yes it is possible, but scalar divided by vector, this is not possible. क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन है, वेक्टर से आप डिवाइड कर ही नहीं सकते। वैसे ये याद रखिएगा, ये जो पॉसिबल है वही करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है वो पढ़ना ही नहीं है। तो हमारे टॉपिक्स का सीक्वेंस यहां से बनता है। और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों वेक्टर हैं तो प्लस माइनस हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं, लेकिन डिवाइड कभी नहीं हो सकती। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट अलाउड। तो हमारे टॉपिक्स क्या होंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर्स में दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है स्केलर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है और उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहां से बढ़िया बढ़िया पॉइंट समझ में आते हैं। पहला पॉइंट, कैन यू मल्टीप्लाई ए स्केलर बाय ए वेक्टर? यस। कैन यू डिवाइड ए स्केलर बाय ए वेक्टर? नो। कैन यू डिवाइड ए वेक्टर बाय ए स्केलर? यस। कैन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स? यस। कैन यू डिवाइड टू वेक्टर्स? नो, नेवर। Can you add two vector quantities? Yes. Can you subtract two vector quantities? Yes. Can you add a scalar and a vector? No. Can you subtract a scalar from a vector? No. अब आगे यहां तक तो हमें क्लियर है टेबल से। If you multiply two vector quantities, then the result is necessarily a vector. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया करें तो क्या रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही आएगा ना? इट मे बी स्केलर और वेक्टर। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्ट स्केलर आएगा और क्रॉस करूंगा तो वेक्टर आएगा। Can the product of two vectors give a scalar quantity? Yes. In case of dot product, it gives. Can it be a vector? Yes. In case of cross product, it can be vector. क्या हमेशा वेक्टर होगा ना? स्केलर भी हो सकता है। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान देनी है, ये चीजें पॉसिबल है। तो अब हमारे टॉपिक्स का सीक्वेंस आ गया। पहला मल्टीप्लीकेशन स्केलर वेक्टर का, डिवीजन वेक्टर बाय स्केलर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं multiplication and division of a vector by a scalar। ये सबसे आसान भी है, बहुत इजी है। इजी तो क्या सब कुछ है, आपको पता है फिजिक्स सब्जेक्ट इजी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इट्स द सिंपलेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट, है ना? तो अच्छा, तो अब मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, ये है ए वेक्टर, और मैं आपसे कहूं इसकी लंबाई है समथिंग समथिंग 2 यूनिट्स। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, फोर्स है तो न्यूटन, यूनिट जो भी हो।
ए वेक्टर इज 2 यूनिट्स। अब कहते हैं आपसे फाइंड 2a वेक्टर, तो 2a वेक्टर का मतलब क्या हुआ भाई, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, लंबाई डबल हो जाएगी। तो 2a जो है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 4 यूनिट्स, मतलब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं -2a वेक्टर, -2a वेक्टर, -2a वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो 4 हुआ, लेकिन माइनस का मतलब डायरेक्शन पलट जाएगी। तो जब आप वेक्टर को किसी स्केलर नंबर 2 से या 3 से या 4 से या रैशनल वगैरह कुछ भी वेक्टर को जब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है। पॉजिटिव वेक्टर के केस में डायरेक्शन सेम होती है और नेगेटिव के केस में डायरेक्शन 180 डिग्री पलट जाती है। तो याद रखना, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी gets multiplied or divided by scalar. Direction is same if scalar is positive and direction उल्टा हो जाती है, रिवर्सेस, डायरेक्शन इज रिवर्स्ड बाय उल्टा यानी 180 डिग्री इफ स्केलर इज नेगेटिव। अगर स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, 180 डिग्री पलट जाएगी। अब देखिए आपने ए पढ़ा, अब मैं आपसे कहूं डिवाइड करो भाई a/2, तो a/2 यानी इसका आधा, तो a/2 तो कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1 यूनिट, और -a/2 तो उल्टा 1 यूनिट। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, पॉजिटिव स्केलर तो डायरेक्शन सेम है और नेगेटिव स्केलर तो डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। नेक्स्ट वी वांट टू स्टडी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर का वेक्टर के साथ, वेक्टर का स्केलर के साथ तो होता ही नहीं है ना एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं, 1 बाय 1 हमें तीनों रूल्स पढ़ने और इनमें मास्टरी अटेन करनी है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्ट सबके सेम है, पढ़ने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले जो सबसे मेन है आपका वो पैरेललोग्राम लॉ है, इस पे हमें मैक्सिमम फोकस चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। बाकी ट्रायंगल लॉ भी पढ़ना चाहिए, पॉलीगन भी आना चाहिए, सारे आने चाहिए, बट द मेन फोकस विल बी ऑन पैरेललोग्राम लॉ। यहां तक नोट करिए, अगली शीट अटैच करते हैं हम। आई थिंक इट्स क्लीन, कॉपी इट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्रायंगल लॉ किसका, ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बात याद रखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लॉज एक ही होते हैं। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं वो एक ही बात है। फर्क क्या है कि सब्सट्रैक्शन मींस एडिशन विद ए नेगेटिव वेक्टर, सब्सट्रैक्शन मींस एडिशन विद ए नेगेटिव वेक्टर। आगे हम बहुत डिटेल में देखेंगे, जस्ट एक हिंट दे रहा हूं मैं। सब्सट्रैक्शन मींस एडिशन विद ए नेगेटिव वेक्टर, यानी कोई भी वेक्टर है उसको माइनस करना है तो उल्टा करके ऐड कर दो, उल्टा करके ऐड कर दो। अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो उल्टा कर दीजिए वेक्टर को, नेगेटिव कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, अपने आप ही सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। तो 1 by 1 वी आर मूविंग ऑन टू ऑल द रूल्स, प्लीज बी फोकस्ड। ट्रायंगल लॉ ये कहते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर मान लीजिए और एक है बी वेक्टर, इन दोनों का आपने एडिशन करना है, ए और बी। तो दोनों को एक साथ रखिए, आगे डिस्प्लेस करिए। डिस्प्लेस करने पर जब हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते, जब हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते और सिंपली डिस्प्लेस करते हैं तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर ये ए वेक्टर है तो ये बना दिया ए वेक्टर, और बी को इसके ऊपर रख दीजिए, जो बी है इसको इसके ऊपर रख दीजिए ताकि ये लगातार हो जाए। लगातार यानी बाद वाले का टेल पहले वाले के टिप को टच करे। मैंने क्या बोला, टेल ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी बी मस्ट टच
टिप ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे, ए, तो बाद वाले का टेल पहले वाले के टिप को टच करे, टेल ऑफ नेक्स्ट मस्ट टच द टिप ऑफ द फर्स्ट। तो जो वेक्टर ट्रायंगल को क्लोज करेगा अपोजिट ऑर्डर में इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मींस कंबाइंड इफेक्ट, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान देना, मैंने कहा आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैंने ए प्लस बी नहीं कहा, ए प्लस बी स्केलर सम है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वेक्टर सम है। ऑब्वियसली वेक्टर सम और स्केलर सम दोनों अलग अलग बात है, इसको वेक्टर सम करने पर रिजल्ट क्या आएगा वो हम अभी पढ़ेंगे, पहले हम ग्राफिकली स्टडी कर रहे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक बार दोबारा, अगर ये ए वेक्टर है, आपने बी लगातार बना दिया, लगातार सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, क्लियर। तो जो वेक्टर ट्रायंगल की तीसरी साइड को क्लोज करेगा अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ, वो इनका रिजल्टेंट देगा वेक्टर सम, क्लियर। दूसरी भाषा में समझाता हूं, एक आदमी है, ध्यान से देखना, एक आदमी यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, देखिए दोबारा, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में समझ सकते हैं, दैट इज द रिजल्टेंट, क्लियर। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर। दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है वो रिजल्टेंट देगी, इसकी जो लंबाई है हम निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो लंबाई होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर। दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। अगर मुझे ये ए है ये बी है, बी को उल्टा कर दूं इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी, क्या बन जाएगा, माइनस बी, ए माइनस बी। अब ये ए है ये माइनस बी, तो इनिशियल टू फाइनल क्लोज करिए, ये जो वेक्टर बनेगा इसको मैंने नाम दे दिया R2। अब आप बताइए ये R2 कितना होगा, यहां पे करते हैं, R2 होगा ए वेक्टर प्लस कौन, प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी एडिशन विद ए नेगेटिव वेक्टर, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, दिस इज ए माइनस बी वेक्टर। तो मेरे को बात समझ में आती है कि वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दो, ये हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो याद रखना, सब्सट्रैक्शन मींस एडिशन विद नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्शन बन जाएगा। तो रूल क्या बना कि इफ टू वेक्टर्स are along two sides of a triangle so that बाद वाले की टेल पहले वाले की टिप को टच करे, so that tail of next touches the tip of the first, then वेक्टर क्लोजिंग द ट्रायंगल, तीसरी साइड के लॉन्ग, क्लोजिंग द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट मतलब लगातार मत ले लेना, इनिशियल से फाइनल वापस जाना है, इन अपोजिट ऑर्डर यानी थर्ड साइड, थर्ड साइड और कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल, थर्ड साइड कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल, अपोजिट ऑर्डर विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब कंबाइंड इफेक्ट, अब कंबाइंड इफेक्ट सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, यहां पर सम है, विल गिव रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, उन दोनों का, विल गिव देयर रिजल्टेंट, क्लियर। तो यहां पर जो आर वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और अगर वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दिया तो दैट इज सब्सट्रैक्शन। अब आर के अंदर दो चीजें होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब अगर ये ए वेक्टर है तो ये आर वेक्टर है, जो कितने एंगल पे आर के साथ, बीटा मान लेते हैं, तो दिस एंगल दैट इज गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और मैं इसको नाप सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, या फिर बी से भी नाप सकता हूं रिजल्टेंट की डायरेक्शन, क्लियर। तो दोनों से नापी जा सकती है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड। अभी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे। मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्लियर। और डायरेक्शन ऑफ ए बीटा
दैट इज रिटन एज tan इनवर्स। ध्यान देना, तरीका बता रहा हूं, डायरेक्शन ए के साथ चाहिए तो ए को नीचे रख लीजिए, और दूसरे वाला जो है बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, और यहाँ प्लस, तो डायरेक्शन इज tan इनवर्स। ये डायरेक्शन ए के साथ है। अगर आपको डायरेक्शन बी के साथ चाहिए तो यहाँ बी रखिए, इन दोनों जगह ए आ जाएगा। अभी आए कैसे वो हम प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम लॉ में। चाहे पैरेललोग्राम से प्रूव करो चाहे ट्रायंगल से, रिजल्ट सेम आता है, प्रोसीजर भी सेम है। प्रूफ हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ। क्लियर है यहां तक? अब एक बात और, ये थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये है क्या? ध्यान देना, कोई भी जो वेक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज मेजर्ड only when they are co-initial or co-terminus, only when they are co-initial and co-terminus। ये लॉ नहीं है, ये बात है, याद रखनी है। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी नापेंगे जब उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे ये दो वेक्टर हैं, इनिशियल पॉइंट सेम हो या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम हो, तभी एंगल नापेगा। एक का इनिशियल एक का फाइनल सेम हो तो वो एंगल नहीं है, ध्यान देना। जैसे यहाँ पर ये एंगल ए और बी के बीच का क्या होगा, ए है बी ए है, तो बी को खिसकाओ यहाँ पर, ये एंगल बनेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए इधर है बी इधर है, तो एंगल कैसे होगा, ए को खिसकाओ, ये एंगल बनेगा, दिस इज थीटा। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी नापना है जब उनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। तो ये है आपका ट्रायंगल लॉ। आई थिंक इट्स क्लीन। नोट करिए इसको, और मेरी बात याद रखना, दो का एंगल कब नापेंगे, जब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो। ध्यान देना, जो मैं पेन बना रहा हूं तो ये डायरेक्शन होती है टिप, तो इनिशियल पॉइंट सेम हो या फिर दोनों का फाइनल पॉइंट सेम हो। अगर एक का इनिशियल और एक का फाइनल सेम है, जैसे यू है वेक्टर, मान लीजिए, नजर आ रहा है आपको, यू है वेक्टर, इसका फाइनल है और इसका इनिशियल, तो ये एंगल नहीं बनाएगा। आपको उसको खिसका करके को इनिशियल करना पड़ेगा या फिर को टर्मिनस करना पड़ेगा। तो दोनों का फाइनल पॉइंट सेम होगा तो एंगल नपेगा, या दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो एंगल नपेगा। आप वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हुए। मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, जैसे मैंने कहा दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है तो एंगल ये हो गया थीटा। अब यू मूव कर रहे हैं, आप इसे बिना डायरेक्शन चेंज किए ले जाएं तो सेम थीटा आएगा जब को टर्मिनस होंगे और जब को इनिशियल होंगे। जब को टर्मिनस होंगे, को इनिशियल को टर्मिनस, को इनिशियल को टर्मिनस, वेक्टर्स को डिस्प्लेस करिए और एंगल नप जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। फोकस ऑन टू योर नोट्स, ध्यान से देखिए। आई थिंक इट इज क्लियर। तो अब बारी आती है पॉलीगन लॉ की। ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा, पहले पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे। अब पॉलीगन लॉ, बेसिकली दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ही है, लेकिन कब, जब वेक्टर्स का नंबर 2 से ज्यादा हो। एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ फॉर more than 2 vectors। This is extension of triangle law for more than 2 vectors। ये कहता क्या है, अगर एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर सब लगातार है, लगातार बाद वाले की टेल पहले वाले की टिप, बाद वाले की टेल पहले वाले की टिप, बाद वाले की टेल पहले वाले की टिप, लगातार आप उन्हें टच कर दें। समझ रहे? दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स पॉलीगन की साइड्स के अलोंग है, ए बी सी डी। टेल ऑफ नेक्स्ट टचेस द टिप ऑफ द फर्स्ट। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर अलोंग द साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगन और बाद वाले की टेल पहले वाले की टिप को टच कर रही है, तो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्लोज करेगा, पॉलीगन की साइड को क्लोज करेगा अपोजिट ऑर्डर में, ये इनका रिजल्टेंट देगा। सिंपल है यार, नहीं सिंपल है? देखिए, जो इनिशियल से फाइनल क्लोज करेगा तो रिजल्टेंट देगा। अगर मान लो पॉलीगन खुद ही क्लोज हो जाता पूरा तो कुछ बचता ही नहीं, तो रिजल्टेंट क्या होता? 0 वेक्टर। अगर खुद ही क्लोज जाता फुल क्लोज तो क्या होता? 0 वेक्टर। फिलहाल ए बी सी डी, तो यहां से यहां तक रिजल्टेंट। और दूसरी भाषा में, एक आदमी यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, तो कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, दैट इज द रिजल्टेंट। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स
are along sides of a closed polygon, क्लोज्ड ऑर्डर में जो पॉलीगन है, मतलब फुल क्लोज नहीं है, पार्शियली क्लोज है, फुल होगा तो जीरो हो जाएगा, साइड्स ऑफ ए पॉलीगन सच दैट tail of next touches tip of first, then vector closing the polygon in opposite order gives resultant. रिजल्टेंट मतलब कंबाइंड इफेक्ट, वेक्टर सम है यहाँ पर रिजल्टेंट। क्लियर? मतलब आर वेक्टर यहाँ पर क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलीगन लॉ। ये सिर्फ ज्योमेट्रिक मेथड है। जब इतने सारे वेक्टर होंगे तो सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वो आगे की बातें हैं। तो अगर ए बी सी डी, तो इनिशियल टू फाइनल दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्टेंट। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए ए बी है, अगर आप यहां से यहां तक देखें, ये ए है ये बी है, तो ये वेक्टर क्या होगा जो मैंने डॉटेड बनाया, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए बी ए प्लस बी। अब देखना ए प्लस बी और ये सी, तो ये वाला क्या होना चाहिए ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी ये है और ये सी, तो दिस शुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो ये जो आर है वो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो रिजल्टेंट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आर यू गेटिंग? तो क्या हुआ, आपने ट्राइंगल लॉ को एक्सटेंड किया, ए बी क्या बन गया, ए प्लस बी, सी तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर डी तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो दिस इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। क्लियर? आई थिंक दोनों रूल्स आपको क्लियर हैं, ट्राइंगल लॉ भी और पॉलीगन लॉ भी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, ध्यान देना यहां पर हमने वेक्टर्स को इनिशियल लिए हैं, को इनिशियल है और को प्लेनर है सारे, यानी सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और को इनिशियल है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। क्लियर? इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, दे आर कोप्लेनर, तो दे आर मेकिंग द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, दोनों साइड्स के अलॉन्ग ए पॉलीगन की, नॉट पॉलीगन सॉरी पैरेललोग्राम, दे आर अलॉन्ग द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अंडर दैट कंडीशन जो पैरेललोग्राम का राइट डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल, राइट डायगोनल। राइट डायगोनल कौन सा होता है, जो को इनिशियल। आप ध्यान देना यहाँ दो डायगोनल है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आई एम टॉकिंग अबाउट को इनिशियल एंड को प्लेनर डायगोनल। कौन सा, को इनिशियल एंड को प्लेनर डायगोनल, वो इनका वेक्टर सम देगा रिजल्टेंट, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल लॉ ही है, लिखने का तरीका अलग है। देखिए ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर तो ये ए प्लस बी वेक्टर, वही बनाना। बाकी लिखने का तरीका ये हो गया। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता था, ए बी तो ये होता था ए प्लस बी। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, ये ए ये बी, पैरेललोग्राम की साइड्स, तो जो डायगोनल हो गया वो रिजल्टेंट है। तो बात तो वही हो गई। तो जो राइट डायगोनल है को इनिशियल एंड को प्लेनर, दैट इज गिविंग यू रिजल्टेंट। और जो दूसरा वाला डायगोनल है ये वेक्टर डिफरेंस देगा, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जो दूसरा डायगोनल है सेकंड डायगोनल, वो हमेशा वेक्टर डिफरेंस देगा। फर्स्ट डायगोनल वेक्टर सम दे रहा है को इनिशियल वाला, और जो दूसरा वाला डायगोनल है वो वेक्टर डिफरेंस दे रहा है। तो रूल क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कौन से वेक्टर्स, को इनिशियल एंड को प्लेनर are along the sides of a parallelogram, then vector along right diagonal कौन सी, को इनिशियल, will give their
रिजल्टेंट। क्लियर? अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। इसकी जो लंबाई होगी वो मैग्नीट्यूड देगी, और ये कितना एंगल बना रहा है ए के साथ, वो इसका डायरेक्शन देगा, वो इसका डायरेक्शन देगा। तो अगर मैं लिखूं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मुझे फॉर्मूला याद रखना है अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, और डायरेक्शन दैट इज tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और किसके साथ है, विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, बताया था ना साइड वाले के साथ। तो फॉर्मूला वही है ट्रायंगल लॉ का भी और पैरेललोग्राम लॉ का भी। तो आपने यहाँ पर रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े, ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको समझ में आया, लेकिन अभी इनकी कैलकुलेशंस बाकी, इनके एप्लीकेशंस बाकी, इनको बहुत डिटेल में हमें स्टडी करना है। आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक काफ़ी है, बाकी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कैरी आउट करते हैं। गुड बाय टिल देन।